Hello dear students, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our social study book सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट थर्ड। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी सामाजिक विज्ञान की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था, 8th क्लास में सामाजिक विज्ञान के लिए 3 बुक्स लगाई गई है। एक बुक थी हमारे अतीत पार्ट थर्ड, जिसमें से 1 चैप्टर हम स्टडी कर चुके हैं, एंड इट इज द सेकंड बुक। ये दूसरी बुक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट थर्ड। इसमें से हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं और एक और बुक है जिसमें से इसके बाद में हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तो ये तीनों जो बुक्स हैं इनके लिए आपको सेपरेट नोटबुक्स यूज करनी है। डोंट डू योर वर्क इन वन नोटबुक ऑफ ऑल द बुक्स। सभी बुक्स का जो वर्क है वो एक ही नोटबुक में नहीं करना है। यू हैव टू अप्लाई 3 नोटबुक्स फॉर द डिफरेंट 3 बुक्स। आपको 3 अलग अलग बुक्स के लिए 3 नोटबुक्स अप्लाई करनी है। वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस लेसन का पहला चैप्टर भारतीय संविधान। हम लोग इस लेसन में भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि संविधान क्या होता है। ये रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, नियम और कायदे होते हैं जो कि देश को चलाते हैं। संविधान के आधार पर देश की व्यवस्थाएं, देश का सिस्टम चलता है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो संविधान के अंतर्गत लिए जाते हैं और इसीलिए हमने यहां पर इसमें पढ़ा किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। इस पैराग्राफ में हमने संविधान की जरूरत के बारे में पढ़ा कि संविधान क्यों बनाया जाता है, और जो भी लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर लोगों का शासन है वहां तो संविधान है ही। इसके अलावा भी कई ऐसे देश जहां पर लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर लिखित में संविधान है। ऐसे कई देश हैं। तो संविधान का महत्व हमने पढ़ा। नेपाल का उदाहरण पढ़ा हमने कि पहले नेपाल में राजतंत्र था, राजा का शासन हुआ करता था। फिर लोगों की मांग उठी लोकतंत्र के लिए, फिर लोकतंत्र स्थापित हुआ। बीच में फिर वापस राजा ने अपने अंडर ट्रैकिंग में ले लिया। बाद में फिर से पूर्ण रूप से 2005 में वहां पर लोकतंत्र लागू हुआ। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी के साथ हमने एक चीज और पढ़ी थी कि लोकतंत्र में जो हम जिन नेताओं को चुनते हैं, जिन लोगों को अपना लीडर हम चुनते हैं, नेता हम चुनते हैं, वो लोग कई बार अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। इस बात को समझाने के लिए यहां पर मॉनिटर का उदाहरण भी हमने पढ़ा कि कई बार क्लास में मॉनिटर किस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग करता है, ये हमने पढ़ा। और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन यहां पर था, वो भी हमने सॉल्व किया। आपने अपनी नोटबुक में ये कर लिया होगा। जो भी बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूं, ये आपको अपनी नोटबुक में करते जाना है। और ये जो बुक है इसमें जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते जाते हैं उनको समझते जाना है और जो जरूरी चीजें उनको लर्न करते चलना है। आज हमें स्टार्ट करना है इस चित्रकथा से, नीचे के पैराग्राफ से। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। लोकतांत्रिक समाजों में, अब देखिए लोकतांत्रिक क्या है, लोगों का शासन। जिन देशों में लोगों का शासन है, कई प्रकार से सिस्टम चलते हैं। कई जगह पर राजाओं का शासन होता है। पुराने जमाने में हमारे यहां पर भी राजाओं का शासन चलता था। लेकिन जहां पर लोगों का शासन है, लोग अपना राजा खुद चुनते हैं, अपना शासक खुद लोग चुनते हैं, जिन व्यवस्थाओं में, वो लोकतंत्र कहलाती है। इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं इसको। भारत में भी लोकतंत्र है या गणतंत्र कह सकते हैं इसको। तो लोकतांत्रिक समाजों में, भारत भी लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक समाजों में प्रायः यानी अधिकतर संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। यानी कुछ ऐसे नियम भी तय होते हैं। लोकतंत्र जहां पर होता है वहां पर संविधान में कुछ ऐसे नियम भी होते हैं
कि जिनके द्वारा नेताओं को अपने पद का दुरुपयोग करने से रोका कैसे जाए। उनको दुरुपयोग से रोकने के भी नियम होते हैं लोकतंत्र में, संविधान में। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में कई खंड हैं, कई खंडों में यह संविधान लिखा गया है। तो इसमें एक मौलिक अधिकारों का भी खंड है। हर देश में रहने वाले हर व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनको कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है, कोई छीनता है, तो वो न्यायालय में जाकर के अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। तो भारतीय संविधान में ऐसे जो नियम हैं जिनके अंतर्गत नेताओं को उनके पद का दुरुपयोग करने से रोका जाए, ऐसे जो नियम संविधान में हैं वो मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? देखिए, इस बार जो ये चेंज हुई है ना, बुक्स 6, 7, 8 तीनों क्लासों में चेंज हुई है। अब ये जो बुक्स लगी है ना, ये सेंट्रल बोर्ड की बुक्स हैं। सीबीएसई में जो बुक्स चलती थी या चलती है, वही बुक्स अब आरबीएसई में आ गई है। अब 6, 7, 8 तीनों ही क्लासों में पूरा का पूरा कोर्स जो है सीबीएसई वाला है। अब यानी सीबीएसई की स्कूल में और आरबीएसई की स्कूल में अब कोई कोर्स को लेकर के कोई डिफरेंस नहीं बचा है। धीरे धीरे सारा इक्वल हो रहा है। अब आपका जो आप किताबें पढ़ रहे हैं ना, वही सीबीएसई वाली स्कूल में वही किताबें चल रही है, सेम है। तो जो सीबीएसई के अंतर्गत या इस बार अपने जो 7th क्लास में जो बुक्स है ना, उनमें है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि वाला। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या है, एक दलित लेखक है, बड़े होके लेखक बन गए। वो बचपन में क्या कि वो स्कूल में गए थे तो उनको अलग रखते थे, भेदभाव करते थे उनसे स्कूल में। तो उन्होंने बड़े होकर के ये सारी चीजें लिखी फिर किताबों में, कि उनको बचपन में जब वो स्कूल जाते थे तो बाकी बच्चों के बराबर नहीं बिठाते थे, उसको बाहर बिठाते थे क्लास से। और उसको है ना बाकी बच्चे जब पढ़ाई करते थे तो उसको पूरी स्कूल की सफाई करने के लिए कह दिया जाता था। कई घंटों तक वो अकेला ही सफाई करता रहता था। ऐसा मतलब ये वर्णन आता है वाल्मीकि, इसका ओम प्रकाश वाल्मीकि का। फिर उसने बड़े होकर के अपनी एक आत्मकथा लिखी जूठन नाम की। ये सारी चीजें 7th की बुक में है। स्कूलें खुलेगी तब आपको दिखा देंगे। तो क्या आपको कक्षा 7 की आप वाली 7वीं वाली में नहीं आया है ये? अब जो 7वीं की बुक है ना, उसमें है ये। आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभवों की कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण, दलित मतलब पिछड़ी जाति जिसको अपन कहते हैं, जो कुछ जातियां जो कुछ प्रकारों से आगे नहीं बढ़ पाई आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो दलित कहलाते हैं। तो दलित होने के कारण उसको किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। वहां आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। भारत में कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को। उसमें से एक समानता का अधिकार भी है कि सब जितने भी नागरिक हैं भारत के वो समान हैं, किसी भी प्रकार से उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। किस किस प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता वो हमने पढ़ा। तो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक समाज में कई मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जनता को, व्यक्ति को मिलते हैं। ऐसे भारत में भी दिए गए हैं। आइए अगले लेसन में अगले पेज पर चलते हैं। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। देखिए, कई प्रकार के समूह बने हुए रहते हैं। वैसे तो समूह होने नहीं चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, बराबरी से रहना चाहिए, लेकिन लोग समूह बना के रहते हैं। कई बार समूह बन जाते हैं।
जाति के समूह बन जाते हैं, हम फला जाति के हैं, वो अपने आप को अलग ही समूह मानते हैं। अलग अलग जातियों के लोग अपने आप को अलग समूह मानते हैं। कई बार कुछ लोग और भी प्रकार के ग्रुप बना लेते हैं। और कई बार जब समूह बड़ा होता है तो वो छोटे समूह के साथ में भेदभाव करने लग जाता है या छोटे समूह को दबाने लग जाता है। तो ये इस तरह से कोई भी बड़ा समूह छोटे समूह को दबा नहीं सके, इस तरह के नियम कायदे भी संविधान में होने चाहिए। एक संविधान का ये काम होता है कि बड़ा जो समूह होता है, भले ही वो किसी भी प्रकार का समूह हो, जाति का बड़ा समूह हो, धर्म का बड़ा समूह हो या और भी किसी भी प्रकार का बड़ा समूह हो, तो उनको देखो ज्यादा संख्या में जो लोग होते हैं उनको बहुसंख्यक कहते हैं और इंग्लिश में मेजोरिटी कहते हैं। और जो छोटे समूह होते हैं, जो लोग कम संख्या में होते हैं, उनको माइनॉरिटी कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो बहुसंख्यक लोग या ज्यादा जो संख्या में ज्यादा हैं, ऐसे लोग कम संख्या वाले लोगों को दबा नहीं सकें, ये भी एक काम होता है महत्वपूर्ण संविधान का। नीचे दिए गए चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। देखो, पहले भी कक्षा के अंदर की घटना से ही समझाया था कि कोई अपने पद का दुरुपयोग कैसे कर सकता है, तो मॉनिटर कैसे दुरुपयोग करता है, ये कक्षा के हिसाब से समझाया हुआ था। अब भी कक्षा के आधार पर एक चित्रकथा दी गई है जिसमें कक्षा की घटना के आधार पर यह समझाया गया है कि कैसे कई बार जो बड़ा समूह होता है वो छोटे समूह को दबाने की कोशिश करता है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। दिख रहा है आपको इसमें क्या सीन चल रहा है। 3 सीन है यहाँ पर। ये फर्स्ट सीन है, ये सेकंड सीन है और ये थर्ड सीन है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ खेल रहे हैं लगता है। ये हाथ में बॉल है इसके, ये बैट भी दिख रहा है, बॉल दिख रही है। तो ये कुछ लोग हैं, यहाँ पर 2 ग्रुप भी दिख रहे हैं इनके अलग अलग। ये इधर एक ग्रुप है, दूसरा समूह है इधर। खेल की घंटी शुरू होने वाली है, यानी खेलों की घंटी शुरू होने वाली है, यानी खेल का, स्पोर्ट्स का पीरियड शुरू होने वाला है। तो ये गर्ल्स है दिखती है, ये गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। ये क्या कहती हैं, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। देखो इनके हाथ में बॉल है, ये बास्केटबॉल खेलना चाहती है ये लड़कियां, लेकिन ये कम है। और ये लड़के हैं इधर, ये लड़कियों का ग्रुप है। ये कहती है कि चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। ये लड़के हैं, बॉयज हैं। नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो लड़के कह रहे हैं नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। लड़कियां कह रही है चलो आज बास्केटबॉल खेलते हैं। तो इधर सेकंड है, ये कुछ कह रही है, ये गर्ल है कोई। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज्यादा है। तो देखो यहाँ पर ग्रुप बन गए ना, ये गर्ल्स का ग्रुप है, ये बॉयज का ग्रुप है। बॉयज क्वांटिटी में नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पर ज्यादा हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कम है। तो ये ग्रुप बड़ा बन गया इनका। ये बड़ा ग्रुप क्या है, अपनी बात मनवा लेता है हमेशा। तो ये गर्ल क्या कहती है कि हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज्यादा है। तो ये कहता है मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। अब थर्ड में क्या है, देखो तीसरे सीन में, शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। तो ये लड़के ज्यादा हैं, तो ये कहते हैं हा हा हा, हम जीत गए। और ये लड़की कहती है यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज्यादा है। तो कैसे कई बार जब वोटिंग के हिसाब से जब कोई निर्णय होता है तो उसमें ज्यादा संख्या वाले जो ग्रुप होते हैं वो जीत जाते हैं। तो इसलिए हर जो चीज है ना वो वोटिंग के हिसाब से नहीं होनी चाहिए तय। कुछ जो चीजें सही है या गलत है उसके हिसाब से भी तय होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, कई बार लोग ज्यादा जो बड़े ग्रुप होते हैं, ज्यादा बड़े जो गुट होते हैं, वो संख्या में ज्यादा होने के कारण अपने हितों की रक्षा कर लेते हैं और जो कम संख्या वाले लोग हैं उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाती है। तो ये संविधान का कर्तव्य है कि भले ही कोई कम संख्या में हो, भले ही कोई, जैसे इस घटना में ये जो अपन ने चित्रकथा पढ़ी है, इसमें गर्ल्स की जो नंबर्स हैं वो कम हैं,
लेकिन फिर भी उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि वो संख्या में कम है तो हमेशा उनके हितों का हनन होगा या उनके हितों की देख रेख नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है, हर चीज अगर संख्या से चलेगी तो फिर कम संख्या वाले लोगों का जो हित है वो हमेशा नहीं सुना जाएगा, उनका हितों का हनन किया जाएगा। इसलिए हर चीज संख्या के आधार पर तय नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें संविधान में लिखी हुई होनी चाहिए और उनको फॉलो किया जाना चाहिए। यहां पर एक प्रश्न है, उपरोक्त चित्रकथा पट्ट में कौन लोग अल्पसंख्या में हैं? ये प्रश्न आपको लिखना है। पीछे जहां भी आपने कोई रिटर्न वर्क किया है वहां से आप 1 लाइन ब्लैंक लीव कर दें और फिर ये क्वेश्चन लिखें। नंबर लगाने की जरूरत नहीं, ओनली क्वेश्चन लिख दें, प्रश्न लिख दें और इसमें ये लिखें आप प्रश्न में, उपरोक्त चित्रकथा पट्ट में कौन लोग अल्पसंख्या में हैं? इसमें 2-3 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं इसमें। तो एक तो ये प्रश्न है, दूसरा इसी में है, बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है? तो 2 प्रकार के प्रश्न हैं, आप एक साथ लिख लें इनको, फिर इसका आंसर इस तरह से लिखना है। पहला प्रश्न है तो उसका आंसर सीधा सीधा है कि उपरोक्त चित्रकथा पट्ट में लड़कियां अल्पसंख्या में हैं। कौन लोग की जगह आपको लड़कियां लिखना है। उपरोक्त चित्रकथा पट्ट में लड़कियां अल्पसंख्या में हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है, बहुसंख्यक गुट द्वारा लिए गए फैसलों से यह अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है? ये प्रश्न है, इसका उत्तर भी खड़ी पाई लगा के कंटिन्यू लिख देना है आपको। ये लिख सकते हैं आप कि प्रस्तुत चित्रकथा में बहुसंख्यक लड़कों के गुट की इच्छा क्रिकेट खेलने की है, जबकि अल्पसंख्यक लड़कियों के गुट की इच्छा बास्केटबॉल खेलने की है। लेकिन जब फैसला संख्या के आधार पर किया जाता है तो लड़कों की बात को माना जाता है और लड़कियों को अपनी इच्छा को मारना पड़ता है। इस तरह संख्या के आधार पर कम होने के कारण लड़कियों के अधिकारों का हनन होता है और हमेशा उनको अपनी इच्छा को छोड़ना पड़ता है और यहाँ पर समानता के अधिकार के मौलिक अधिकार का भी हनन होता है और इस तरह बहुसंख्यक गुट के लड़कों द्वारा अल्पसंख्यक लड़कियों के हितों को दबाया जाता है। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर, ये आपको करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, देख लिया है। अब इसके नीचे का जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। इस तरह के अस्वस्थ हालात, ये जो हालात हैं यहाँ पर जो देखने को मिला है अपने को, ये अस्वस्थ हालात है, स्वस्थ हालात नहीं है। यहाँ पर लड़कियों को अपने मन की जो बात है उसको दबाना पड़ रहा है क्योंकि वो संख्या में कम है। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती। यानी कुछ लोग संख्या में कम होते हैं देश में भी, तो उनकी मन की बातों को लागू नहीं किया जाता। ज्यादा लोग हैं देश में, ज्यादा संख्या वाले जो गुट है उनकी बातों को ही लागू किया जाता है। ऐसी स्थिति देश में भी हो सकती है कई बार, जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। निरंकुशता, ये जो शब्द बना है ये अंकुश शब्द से बना है। अंकुश यानी कंट्रोल करना, निरंकुश उसका अपोजिट है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। तो निरंकुशता, निरंकुश शासन यानी जिस पे कोई अंकुश नहीं होता, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसी स्थिति बन जाती कई बार कि ऐसा शासन हो जाता है, कई बार बहुसंख्यक लोगों का शासन हो जाता है और जिस पर कोई अंकुश नहीं रहता, तो इसका निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। जो बहुसंख्यकों को उपलब्ध है वो अल्पसंख्यकों को भी उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए।
अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। तो संविधान के कार्यों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है संविधान का कि अल्पसंख्यकों पर प्रतिबंध नहीं लगे, बहुसंख्यकों की निरंकुशता नहीं हो, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो बहुसंख्यकों का दबदबा होता है वो भी, उस पे भी प्रतिबंध लगाना ये संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार का ये दबदबा जो बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों पर दबदबा कायम कर सकता है, इसको रोकने का भी काम संविधान का है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, इंटर कम्युनिटी, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। जब ये दबदबा समुदाय विशेष का समुदाय पर हो जाता है, तो जब समुदायों के बीच में इस तरह का एक डिफरेंस पैदा हो जाता है, तो ये अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहलाता है। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं। दबाव यानी एक समुदाय दूसरे समुदाय को भी दबा सकता है, और एक ही समुदाय के अंदर छोटे छोटे ग्रुप भी बन सकते हैं। तो जो पावरफुल ग्रुप होगा वो जो वीक ग्रुप को दबा सकता है, जिसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, इंट्रा कम्युनिटी। देखो, दो प्रकार के यहाँ पर वर्चस्व की बात की जा रही है। एक तो एक समुदाय दूसरे समुदाय को दबाता है, तो वो तो इंटर कम्युनिटी हो गया। अंतर सामुदायिक जैसे अंतरराष्ट्रीय होता है, दो देशों के बीच में, जब दुनिया के दो देशों के बीच में या दो से ज्यादा देशों के बीच में कोई बात होती है तो वो अंतरराष्ट्रीय होती है। ऐसे ही दो समुदायों के बीच में जब कोई चीज हो रही है तो वो अंतरराष्ट्रीय की तरह अंतर सामुदायिक हो गई। और देश के अंदर जब कोई चीज होती है जैसे, तो वो अंतः राष्ट्र कह सकते हो उसको, या राष्ट्रीय कहते हैं। ऐसे ही समुदाय के अंदर अगर कोई छोटे छोटे ग्रुप बन गए और अंदर ही इस एक समुदाय के अंदर ही एक ग्रुप दूसरे को दबा रहा है, तो वो अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। तो दो प्रकार के वर्चस्व की बात की गई है, अंतर सामुदायिक और अंतः सामुदायिक। इंग्लिश में इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी। तो इस तरह के जो समुदायों के बीच में या समुदायों के अंदर कोई भी किसी को दबा नहीं सके, इसकी भी व्यवस्था संविधान को करनी होती है। संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है। देखिए, हम संविधान की आवश्यकता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि संविधान का काम है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करे, वो ये संविधान का काम है। और कोई भी बहुसंख्यक किसी अल्पसंख्यक को दबा न पाए, या एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को दबा नहीं पाए, यानी किसी के भी हितों की अनदेखी नहीं हो, हरेक के हितों की रक्षा हो, ये समुदाय का काम है। संविधान क्यों होना चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। यह बात सुनने में जरा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे के चित्रकथा पट को देखिए। एक चित्रकथा पट है, इसको समझाना, ये अब की बार क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि खुद को अपने आप से बचाएं। अब खुद को अपने आप से कैसे बचाने का मतलब क्या है कि हम कई बार सोचने का दृष्टिकोण हमारा गलत हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या है देखते हैं इसमें। यहाँ पर फर्स्ट सीन आपको दिखाई दे रहा है। इधर ये लड़की या है कोई, और इधर मम्मी पापा हैं इसके। क्या सोच रही है ये? शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। तो शबनम है ये दुविधा में है, क्या तय करना है इसको। कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूं तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊंगी। तो ये असमंजस की स्थिति में है। अब इसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो इसको तय करना है।
तो ये असमंजस की स्थिति में है, तो इसको टीवी कार्यक्रम नहीं देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए इसको। तो कई बार आदमी गलत निर्णय लेने लग जाता है। तो अभी इसकी स्थिति ऐसी बन गई। अब आगे क्या है, तो मम्मी कहती है इसकी, शबनम तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? इधर क्या है, शबनम कहती है, देखो ये शबनम है, ये कहती है मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आपकी आज की रात कोई भी टीवी न देखे तो तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। तो इधर अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविजन नहीं देखा, उन आखिरी 2 अध्यायों में से भी इतने सारे सवाल आए हैं। तो अब ये देखो एक प्रश्न भी है, क्या है, शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा, ऐसी स्थिति में आप क्या करते? तो 2 प्रश्न है इसमें भी, दोनों आप लिखिए। पिछला जो भी रिटर्न वर्क किया है उससे आगे आपको एक प्रश्न लिखना है और फिर इनके एक एक आंसर लिखने हैं, मैं बताता हूं आपको। तो शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही थी कि उसने टीवी नहीं देखा? शबनम इस बात पर खुश इसलिए हो रही थी कि उसने टीवी नहीं देखा क्योंकि उसने टीवी, अगर वो टीवी देखती तो वह उन 2 अध्यायों को नहीं पढ़ पाती, और वो अगर उन 2 अध्यायों को नहीं पढ़ पाती तो आज के पेपर में उन 2 अध्यायों में से जो काफ़ी प्रश्न आए थे वो उनको हल नहीं कर पाती और वो अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में नहीं कर पाती। चूंकि उसने टीवी नहीं देखा और 2 अध्याय पढ़े तो अभी वो अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है, इसलिए वो खुश है। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो हो गया कि वो खुश क्यों हो रही है। दूसरा प्रश्न है, ऐसी स्थिति में आप क्या करते? तो निश्चित रूप से हम भी वही करते जो शबनम ने किया था। हम भी टीवी कार्यक्रम नहीं देखकर हम पूरा समय पढ़ाई के लिए लगाते ताकि परीक्षा में हम भी शबनम की तरह अच्छा प्रदर्शन करते। तो ये आंसर आपको लिखना है कि हम भी शबनम की तरह ही करते। तो ये प्रश्न आपको करना है और इसका उत्तर भी लिखना है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि कई बार जो बात हो रही थी ना कि अपने आप से, खुद को अपने आप से बचा सके, तो अपने खुद के मन में ही कई बार क्या होता है कि 2 प्रकार के विचार पैदा हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो उस समय हम गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो हमें अपने खुद को अपने आप से ही बचाना पड़ता है ऐसी पोजीशन में। तो ये वो पोजीशन है कि खुद को अपने आप से बचाने का क्या मतलब है। जैसे शबनम ने सही निर्णय ले लिया तो अपने आप को बचा लिया, और गलत निर्णय ले लेती तो वो अपने आप को नहीं बचा पाती। तो ये मतलब है खुद को अपने आप से बचाने का। तो संविधान का ये कर्तव्य है कि वो इस तरह की व्यवस्था कायम करे, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए कि हम अपने आप को बचा सकें। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। कई बार हमारे मन में कुछ अलग विचार आ सकते हैं, अपने पर्सनल विचार अलग हो सकते हैं कई बार, यानी कई ऐसे बड़ी चीजें हैं देश में, बड़े सिद्धांत हैं, बड़ी बातें हैं। कई बार हमारे मन में उनके विपरीत विचार आ सकते हैं, लेकिन संविधान में लिखा है, कानून में लिखा है, इसलिए हम हमारे मन की बात कर नहीं सकते। हालांकि वो गलत है, लेकिन मन में उल्टे विचार आ सकते हैं किसी के, लेकिन संविधान उन कामों की इजाजत नहीं देता। भले ही आपके मन में आ रहा होगा कुछ, आप कह दोगे कि मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हो आप, तो मेरे मन में तो ये आ रहा है, मुझे कौन रोक सकता है, या रोकोगे तो मेरे अधिकारों का हनन होगा। तो ऐसा नहीं है। संविधान हमें गलत रास्ते पर बढ़ने से रोकने के नियम भी बनाता है। तो यहां पर लिखा है संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीजों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। यानी कि लोगों को लगना शुरू हो सकता है कि भाई अब पार्टी पॉलिटिक्स तो बहुत गंदी हो गई,
पार्टियां, एक पार्टी आती है तो जो पार्टी सत्ता में आती है वो भ्रष्टाचार करती है, या एक दूसरे के लिए भी बहुत पैसा खर्च होता है, पार्टियां जीतने के लिए कितना पैसा खर्च करती है और फिर वो जनता से ही वसूल करती है। अभी अपन ने राजस्थान में देखा कितने कितने दिनों तक होटलों में बैठे रहे पार्टियों के विधायक, तो कितने लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। वो जेब से थोड़ी देने वाले हैं, वो कुल मिला के इसी व्यवस्था में से खींचने वाले हैं सारा पैसा। तो कई बार लगता है कि ये झंझट बंद हो जाए पार्टियों का और कोई एक बढ़िया आदमी बैठ जाए गद्दी पर और वही चलाए शासन, उसको जिसको तानाशाह कह सकते हैं अपन, तो क्या फौज को सौंप देना चाहिए पूरा शासन। ऐसे विचार आ सकते हैं। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। अभी भले ही लोगों को लगने लग जाए कि यहाँ तानाशाह होना चाहिए, लेकिन एक बार तानाशाह के बैठ जाता है ना, फिर वो मनमर्जी करता है, बाकी के सारे अधिकारों का भी वो हनन कर लेता है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। यानी भले ही देश के लोग ये मांग करने लग जाएं कि भाई ये चुनाव बंद कर दो, तानाशाह को बैठा दो, फौज को दे दो शासन, लेकिन फिर भी संविधान ऐसा करने से रोकता है लोगों को। यह ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। तो अगर भले ही देश में इस तरह की मांग भी उठने लग जाए कि फौज को पूरा शासन सौंप देना चाहिए, या तानाशाह आकर के कोई शासन कर ले, या किसी एक व्यक्ति को संभला दिया जाए पूरा शासन, तो भले ही लोग मांग करें तो भी ये मांग मानी नहीं जाएगी। संविधान में इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह के कानून है कि इस तरह के विचारों को माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये देश के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं आगे जाकर के। तो संविधान इस तरह के गलत विचारों या गलत मांगों को कायम होने से या इम्प्लीमेंट होने से रोकने के नियम भी बनाता है। तो गलत दिशा में कोई मांग को माना नहीं जाए, गलत मांग को नहीं माना जाए, लोग गलत रास्ते पर नहीं चले जाएं भावनाओं में बहकर, तो इसको रोकने के लिए भी संविधान नियम बनाता है, संविधान इसकी व्यवस्था करता है। तो संविधान क्यों चाहिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो संविधान की जरूरत क्या है ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि संविधान की आवश्यकता क्या है। यहां पर एक टेबल दी गई है। आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों से जुड़े मूलभूत नियमों से तालिका को भरें। इसके जरिए इस बात को दोहराएं कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। तो ये एक टेबल है यहाँ पर, लेकिन ये टेबल हम लोग अगली बार फिल करेंगे बिकॉज टाइम इज ओवर। आज का जो वीडियो है उसका टाइम ओवर हो गया है एंड वी हैव टू फिनिश द वीडियो। आज का वीडियो हमें फिनिश करना होगा यहीं पर। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, रिटर्न क्वेश्चन दिए हैं, एक तो ये और एक ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। यू शुड राइट डाउन द मैटर इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग। आपको बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में अपना वर्क करना चाहिए एंड आल्सो ट्राई टू लर्न दैट वर्क, और उस वर्क को लर्न करने की भी कोशिश करनी चाहिए। वी विल फिल द नेक्स्ट टेबल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम ये अगली वाली जो टेबल है इसको फिल करेंगे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एंड विल रीड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, और अगले लेसन का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। टिल दैट, सी यू एंड बाय।